हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन तक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पहला चैप्टर है शेयर कैपिटल, उसका ओवर सब्सक्रिप्शन तक विद एग्जांपल के साथ कंप्लीट किया था। टुडे हम लोग आगे बढ़ेंगे फॉर फ्यूचर की तरफ। प्रीवियसली हम लोग सब कुछ जान चुके हैं पूरा अबाउट हाउ ए कंपनी कैन रेज फाइनेंस बाय वे ऑफ इशूइंग शेयर एट पार, प्रीमियम एज वेल एज एट डिस्काउंट ड्यूरिंग अंडर सब्सक्रिप्शन, हाउ वी कैन पास द एंट्रीज ड्यूरिंग ओवर सब्सक्रिप्शन, what are the treatments, what are the extra things we have to do. And finally, I told you in the previous class how calls in arrears and calls in advances are treated along with the interest charged and allowed by the company as per table F. So this session, today's class, I am going to start forfeiture of shares. So bachcho, today's topic is our forfeiture. Today's subject is forfeiture of shares. Forfeiture of share. This is one of the most important part of share capital topic. After discussing about the issue of share at par, premium, discount, under subscription, over subscription, calls in arrears, calls in advances, the next term is forfeiture of share. This point is very important because बच्चों, अगर कोई स्टूडेंट कॉल्स इन एरियर का पैसा नहीं देता, इवन आफ्टर द ड्यू डेट, जो आपको जहां पे फाइन देना होता है आइडियली 5% और 10%, अगर आप ड्यू डेट के बाद भी अगर पेमेंट नहीं करते हो ना हो, कंपनी आपके शेयर के साथ क्या करेगी? आपने एप्लीकेशन पैसा दिया है, आपने अलॉटमेंट शायद दिया है या नहीं दिया है, आपने कॉल स्टेज का पैसा नहीं दिया है, अभी आपका ड्यू डेट ओवर हो चुका है। अब कंपनी को आपके साथ क्या करना है? आपने कंपनी के एज पर द एग्रीमेंट टोटल शेयर का सपोज प्राइस था बच्चों 10 रुपीज, जिसमें एप्लीकेशन में था बच्चों 2 रुपीज, अलॉटमेंट में बच्चों 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल सपोज बच्चों 2 रुपीज एंड फाइनल कॉल बच्चों 3 रुपीज। ये जो बच्चों कंपनी की रिक्वायरमेंट थी फ्रॉम एप्लीकेशन से लेके कॉल स्टेज तक, अगर आप यहाँ पे कहीं पैसा नहीं देते हैं एंड उसका ड्यू डेट भी ओवर हो जाता है, नाउ कंपनी को आपको आपके शेयर को फॉरफिट करना पड़ेगा, आपको कंपनी से निकालना पड़ेगा। तो कैसे कंपनी आपको निकालेगी? क्या आपको कुछ रिटर्न मिलेगा? क्या आपने जो पहले 2 रुपीज या 3 रुपीज दे रखा है उसके लिए आपको कुछ रिटर्न मिलेगा? या क्या चीज कंपनी आपके साथ करेगी? किस तरह से आपको कंपनी ट्रीट करेगी व्हेनेवर यू आर फेल्ड टू पे दी कॉल्स मनी? तो क्या कंपनी करेगी आपको, उसके बारे में आज जानेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसी के साथ मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बच्चों, द टर्म फॉरफीचर मींस, क्लोज अप, the term बच्चों forfeiture, the term forfeiture, या इसको मैं हाईलाइट करता हूं, term forfeiture the term forfeiture means बच्चों कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। तो बच्चों फॉरफीचर मतलब आपने कंपनी की जो शेयर्स खरीदे हैं वो शेयर्स आपसे कैंसिल कर दिए गए, आपसे फिर से दोबारा ले लिए गए। द टर्म फॉरफीचर मींस कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। बच्चों ध्यान से देखो, व्हेन ए शेयर होल्डर, बच्चों व्हेन ए शेयर होल्डर
to pay the calls money, बच्चों calls money. When a shareholder fails to pay the calls money, the company is empowered. Company has the power. Company is given the power. The company is empowered by its articles of association. Articles of association can forfeit और बच्चों कैंसिल दी शेयर, मतलब ही शेयर, उसके शेयर को। देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है, यहाँ पे देखो बच्चों, द टर्म फॉरफीचर मीन्स बच्चों कैंसिलेशन ऑफ शेयर। When such situations बच्चों arise, whenever a shareholder fails to pay, बच्चों this point is very important, fails to pay the calls money, जब एक shareholder calls money नहीं पे कर पाता, fails to pay the calls money, the company has the power, company is given power, company is empowered। कंपनी के आर्टिकल्स में बच्चों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए में मेंशन होता है, द कंपनी हैज द पावर कैन फॉरफिट योर शेयर, आपका शेयर कंपनी फॉरफिट या कैंसिल कर सकती है, उस इंसान का शेयर कैंसिल इस शेयर को फॉरफिट कर सकती है। दिस इज कॉल्ड बच्चों फॉरफिचर ऑफ शेयर। अगर आप एप्लीकेशंस अलॉटमेंट कॉल स्टेज होते हैं, अगर आप बच्चों कॉल्स का पैसा नहीं देते, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल्स का पैसा आप नहीं दे रहे, तो कंपनी को मजबूरन आपको कंपनी से निकालना पड़ेगा। आपका जो मेंबरशिप है, आपकी जो शेयर से उनको मजबूरन कंपनी को फॉरफिट करना पड़ेगा। बिकॉज कंपनी को अगर 10 रुपीज चाहिए था, तो आप लोग अगर 2 या 3 ऐसे 5-6 रुपीज दे के आप नहीं रुक सकते। कंपनी विल प्रोवाइड यू some grace period. Even after such grace period, if you still unable to make the calls money, allotment money, तो after calls के बाद बच्चों the company is bound to forfeit your share, cancel your share, and that cancellation is known as बच्चों forfeiture of share. So the term forfeiture stands for cancellation of shares. When a shareholder fails to pay the calls money, the company is empowered by its article may forfeit its share, can forfeit its share, कर सकती है, चाहे तो उसकी मर्जी वो उसे फॉरफिट कर सकती है। ओके बच्चों, नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट, देखते हैं और फॉरफीचर के बारे में क्या जानेंगे हम लोग। बच्चों इस फॉरफीचर के लिए ध्यान से सुनो, पॉइंट टू बी नोटेड। द सेकंड पैराग्राफ में आपको लिख रहा हूं यहाँ पे बच्चों, there is no specific provision, there is no specific provisions regarding the forfeiture of shares except बच्चों once a share is forfeited, except once a share is forfeited, it becomes the property of the company, the property of the company
There is no specific provisions regarding the forfeiture of shares, except once a share is forfeited, it becomes the property of the company. Property of the company. ओके बच्चों, एंड बच्चों उसके बाद क्या होता है? Such shares can be, कंपनी क्या करेगी तुम लोगों से शेयर लेके? Such shares can be sold at any amount. Such shares can be sold at any amount which the directors, बच्चों कंपनी के डायरेक्टर्स जो होते हैं, with the directors think fit, उनको जो अमाउंट सही लगता है उस अमाउंट में उसको बेच देते हैं। जो भी अमाउंट उनको सही लगता है उस अमाउंट में बेच देते हैं बच्चों। उसके बाद आफ्टर द फॉरफीचर, द शेयर होल्डर्स नेम, द शेयर होल्डर्स नेम, बच्चों उसका नाम, ओके, द शेयर होल्डर्स नेम इज बच्चों रिमूव्ड, स्ट्रक, बच्चों ऐसे उसका नाम सपोज लिखा है रहीम, तो उसके नाम को काट दिया जाएगा, ओके, हिज नेम इज रिमूव्ड, और बच्चों स्ट्रक ऑफ फ्रॉम दी, आप रिमूव लिख सकते हो, इजीली याद रहेगा, इज रिमूव्ड फ्रॉम दी रजिस्टर, छोड़ दो, रिमूव फ्रॉम दी रजिस्टर ऑफ दी, कहां से उठा दिया जाएगा? रजिस्टर ऑफ द शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स के रजिस्टर होंगे उससे उसका नाम उठा दिया जाएगा। सो बच्चों ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा बिगनिंग से बच्चों, अगेन लुक एट द बोर्ड। बच्चों द टर्म फॉरफीचर स्टैंड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ शेयर, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। इट इज हैपेंड कब होता है बच्चों? व्हेन ए शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल्स मनी, द कंपनी इज गिवन पावर, कंपनी इज एम्पावर्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसके शेयर को फॉरफिट कर सकती है, कर सकती एबिलिटी है, चाहे करे ना करे, दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी। नाउ बच्चों देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग द फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, बस हमें जानना है बच्चों एक्सेप्ट वंस ए शेयर इज फॉरफिटेड, एक शेयर अगर फॉरफिट होता है, इट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के पास आ जाता है, ये कंपनी की प्रॉपर्टी हो जाती है। एंड उस शेयर को बच्चों सच शेयर कैन बी सोल्ड, उसको कंपनी फिर से बेच देती है एट एनी अमाउंट व्हिच द डायरेक्टर्स थिंक फिट, जो डायरेक्टर्स को ठीक लगता है उस अमाउंट में वो उस शेयर्स को बेच देती है। एंड फाइनली बच्चों द शेयर होल्डर्स नेम बच्चों कंपनी से काट दिया जाता है, स्ट्रक कर दिया जाता है, कंपनी से उसका नाम को हमेशा के लिए काट दिया जाता है। क्लियर बच्चों? अब आपको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा चीज बताता हूं, इधर देखो ध्यान से। सपोज बच्चों कंपनी ने एक शेयर इशू किया था जिसके लिए आपको एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में एंड बच्चों फाइनल कॉल में आपको एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में एंड फाइनल कॉल में आपको पेमेंट देना था। सपोज बच्चों शेयर का प्राइस था 10 रुपीज, आपको देना था एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में बच्चों देना था 5, फर्स्ट कॉल में देना था आपको
1 एंड फाइनल कॉल में बच्चों आपका बैलेंस रहा 2। सो इस तरह आपको 10 रुपीज पेड करने थे। आपने कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा दिया, आपने अलॉटमेंट का पेमेंट भी ठीक टाइम पे किया, आपने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया एंड ड्यू डेट होने पर भी आपने पेमेंट नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो आपने डेफिनेटली आपने सेकंड कॉल का पैसा या फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया होगा। सो आपने कंपनी को 10 रुपीज में से 7 रुपीज दिए एंड 3 रुपीज आपने नहीं दिया। द डिफरेंस जो रहा 10 माइनस 7 आपने 3 रुपीज नहीं दिया। तो 10 माइनस 7 आपने 3 रुपीज कंपनी को नहीं दिया। नाउ कंपनी ने आपको ग्रेस पीरियड दिया, उस ग्रेस पीरियड के बावजूद आप उस पेमेंट को क्लियर नहीं कर सके। सो कंपनी के पास आपको देने के लिए जितना भी समय था कंपनी ने दे दिया। जो भी कंपनी की तरफ से आपके लिए अलाउंस थे आपको कंपनी ने ऑफर दिए, पर आपने पेमेंट नहीं किया। तो कंपनी को तो अपने शेयर के लिए 10 रुपीज चाहिए। अब वो 7 रुपीज से क्या करेगी, वो 3 रुपीज कहां से लाएगी? तो कंपनी फाइनली डिसीजन लेके आपको कंपनी से निकाल सकती है। निकालने का मतलब बच्चों आपको इस 7 रुपीज के लिए ध्यान से पॉइंट टू बी नोटेड, आपने जो 10 रुपीज में से 7 रुपीज दिया है, ओनली आपने 3 रुपीज नहीं दिया। तो इस 3 रुपीज ना देने के लिए या जो आपने मुझे 7 रुपीज दिया है, इस 7 रुपीज को मैं आपको फर्दर रिटर्न नहीं करूंगा। इनफैक्ट कंपनी आपको इसके ऊपर कोई भी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड नहीं देगी। यू आर कंप्लीटली रिजेक्टेड, कैंसल्ड, फॉरफिटेड, योर मनी इज ऑल्सो फॉरफिटेड। आपने जो 7 रुपए दिया था ये अब कंपनी का पैसा हो गया। अगर आप 10 रुपीज पेड करते तो आप कंपनी के दूसरे मेंबर्स की तरह शेयर होल्डर बनते एंड कंपनी के सारे जिस प्रकार की कंपनी के जो भी बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस है, वोटिंग राइट्स हो, टेकिंग पार्ट इन द मैनेजमेंट हो, कंपनी की अर्निंग को बाय वे ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड या इक्विटी शेयर अगर होते तो अदर जो भी आपका जैसे फिक्स्ड डिविडेंड, वेरिएबल डिविडेंड जो भी होता बच्चों आपको मिलता। पर आपने जैसे कि कंपनी के पूरे शेयर का पैसा नहीं दिया, नाउ कंपनी आपको रिजेक्ट कर दिया एंड इस 7 रुपीज के लिए भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये 7 भी नहीं मिलेगा, कोई रिटर्न भी नहीं मिलेगा। सो क्लियर बच्चों? अब ये 7 रुपीज किसका हो गया? कंपनी का हो गया। कंपनी को और कितना पैसा लेना था? 3 रुपीज लेना था। तो बच्चों कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ? 7 रुपीज। अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट कैसे हुआ? बच्चों अगर मैं आप लोगों से 10 रुपीज लेता, अगर मैं आप लोगों से 10 रुपीज लेता, ध्यान से देखो, तो मैं आप लोगों से 10 रुपीज उधार लेता, ये कैपिटल होता, लायबिलिटी साइड में आता एंड मुझे एक ना एक दिन आपको ये 10 रुपीज देना पड़ता, विद हमेशा आपको मैं रेगुलर डिविडेंड देता। पर जैसे कि आपने बच्चों 7 रुपीज दिया और बाकी पैसा नहीं दिया, मैंने आपका जो अधिकार था 10 रुपीज या आप बोलेंगे 7 रुपीज का अधिकार आपसे छीन लिया, आपको कंपनी से निकाल दिया। अब ये 7 रुपीज बच्चों मेरा हो गया, कंपनी का प्रॉपर्टी हो गया। ये 7 रुपीज कंपनी की प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि इस 7 रुपीज को कंपनी को किसी को रिटर्न नहीं करना है, इसके ऊपर कोई डिविडेंड नहीं देना, कोई हक नहीं रहेगा। सिंस आपने पूरा पेमेंट नहीं किया, आपको कंपनी से निकाल दिया गया। यहाँ पे आपकी मर्जी हो ना हो, इट इज द एग्रीमेंट, इट इज द रूल्स, तो आपको कंपनी निकाल ही देगी। नाउ बच्चों कंपनी के पास सब एक ही शेयर था, सबको एक शेयर तो होता नहीं ऐसे, एक शेयर कोई 10 रुपए में खरीदे, पर बता रहा हूं एक शेयर, ये शेयर भी कंपनी के पास आ गया एंड 10 रुपए इसके साथ साथ कंपनी के पास 10 रुपए की जगह 7 रुपीज आ गया। तो कंपनी को अपना शेयर भी मिल गया एंड 7 रुपीज मिल गया। पर हाँ कंपनी अगर 3 रुपए और ले लेती तो वो शेयर आपके नाम का हो जाता। तो जो भी हो बच्चों ये शेयर किसी के नाम पे करना पड़ेगा। तो पहली बात हम तो अभी फॉरफीचर पढ़ रहे हैं, तो फॉरफीचर से हमें मालूम पड़ेगा कंपनी शेयर होल्डर्स को फॉरफिट करती है। When a shareholder fails to pay the calls money, the company empowered by its articles of association can forfeit his share. तो कितना फॉरफिट किया, उसका कितना पैसा फॉरफिट किया? 3 रुपीज, 7 रुपीज, 10 रुपीज। दिस इज आंसर इज 7। तो उस
उसका 7 रुपए डूब गया एंड उसका जो डूबा वो मेरा प्रॉपर्टी हुआ। ये 7 रुपए कंपनी का प्रॉपर्टी हुआ। सो फॉरफीचर एंट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी फॉरफीचर में हम कंपनी की तरफ से ऐसा एंट्री सीखेंगे जिस एंट्री से पहले तो वो शेयर होल्डर को निकाल दिया जाएगा, दूसरी चीज हमें मालूम पड़ेगा उसको कितना पैसा देना था, उसने कितना दिया, कितना नहीं दिया, और कंपनी को फाइनली कितना फायदा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उसका जो डूबा वो हमारा प्रॉपर्टी। तो कंपनी को ये 7 रुपीज जो मिला वो उस एंट्री से हमें मालूम पड़ेगा। तो नेक्स्ट मूव टू दी बच्चों एंट्री की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, सो बच्चों अब हम पढ़ेंगे द फॉलोइंग एंट्री। बड़ा एंट्री, आज तक आप ऐसा एंट्री नहीं पढ़े होंगे, सबसे बड़ी एंट्री तुम्हारे लिए। जितने भी ट्रीटमेंट हमने आज तक सीखा है कोई भी हमारे करियर में, ये आपका लगभग सबसे बड़ा एंट्री होगा और फ्यूचर में भी आएगा, पर ये बड़ा एंट्री। द फॉलोइंग एंट्री इज मेड एट द टाइम ऑफ forfeiture of shares। बच्चों the following entry is made at the time of forfeiture of share। so बच्चों ध्यान दो, ध्यान से सुनो, क्या है वो एंट्री बच्चों, कौन सा एंट्री हम पास करते हैं, किस तरह से हम ऐसा एक एंट्री पास करें जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि उस इंसान को देना था 10 रुपीज, उसने कितना पैसा दिया, 7 रुपीज दिया, एंड कितना नहीं दिया, 3 रुपीज नहीं दिया, एंड ये कंपनी की प्रॉपर्टी बन गई, उसका 10 रुपीज का शेयर कैंसिल हो गया। तो ये डिटेल बच्चों एंट्री हमें बताएगी। तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, फर्स्ट बच्चों हमेशा हम जब आपसे पैसा लेते हैं, कंपनी जब आपसे पैसा लेती है, तब एंट्री बच्चों होता है, हमने शुरू से पढ़ा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। पॉइंट टू बी नोटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब अभी ये मत सोचना कि सर अभी लिखने जा रहे हैं शेयर कैपिटल टू बैंक, यहाँ पे पैसा तुम्हें रिटर्न नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा ये शेयर कैपिटल का पैसा कैंसिल हो जाएगा, तो ये और क्रेडिट नहीं रहेगा। अगर सपोज ये मिस्टर ए का है तो ए का शेयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ नहीं रहेगा, ये क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। पर बैंक क्रेडिट नहीं होने वाला है क्योंकि आपको हम कोई पैसा नहीं देने वाले। क्लियर बच्चों? सो एंट्री बच्चों स्टार्ट होगा, ध्यान से बच्चों। शेयर कैपिटल अकाउंट बच्चों डेबिट, ध्यान से देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बच्चों ध्यान से देखो। नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, अकाउंट डेबिटेड। बच्चों डिटेल में बताऊंगा आपको, पहले लिख लो, इफ नॉट रिसीव्ड देन बच्चों टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर्स, ये शेयर अनपेड कॉल्स अकाउंट टू बच्चों अगर डिस्काउंट होगा टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट, एंड फाइनली बच्चों टू शेयर forfeiture account to share forfeiture account। ध्यान से बच्चों यहां पे बिंग लिखेंगे, पहले समझा दो उसके बाद लिखेंगे। पूरे एंट्री को ध्यान से देखो, पूरी कंप्लीट एंट्री को ध्यान से देखो। ओके बच्चों, यहां डिस्काउंट में लिखा जाएगा इफ originally received, if originally बच्चों allowed, if originally allowed बच्चों, if originally allowed। so complete entry को ध्यान से देखो बच्चों। हमारा फर्स्ट, हमें आपको कंपनी से निकालना है तो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सपोज बच्चों यहां पे हमारे शेयर का प्राइस है 10 रुपीज, पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, ध्यान से सुनो। एंड कंपनी ने प्रीमियम किया था 2 रुपीज, तो शेयर का प्राइस बच्चों हो गया 12 रुपीज। तो अगर तुम लोग किसी भी हालत में कॉल्स पैसा नहीं देते, कहीं भी पैसा नहीं देते, तो कंपनी आपका कितना रुपए छीन लेगी आपसे, कितने रुपए के लिए आपको कैंसिल करेगी, 10 ना 12। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर कंपनी शुरुआत से ही शेयर इशू करते वक्त प्रीमियम में इशू करती है, एंड अगर बच्चों आप उस वक्त फॉरफीचर होते हो, तो कंपनी आपका कितना रुपीज से काउंट करेगी, 10 रुपीज से या 2 रुपीज से या टोटल 12 रुपीज से। बच्चों 12 रुपीज से काउंट होगा। बच्चों जो दिस पार्ट जो है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसका मतलब है बच्चों कितना देना था, इसका मतलब बच्चों टू बी पेड, आपको कितना देना था, यहां पे 10, यहां पे 2, 12 रुपीज। दिस पार्ट बच्चों ऐसे तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको यहां देना था सपोज 10 रुपीज, आपको यहां पे देना था बच्चों सपोज 2 रुपीज, तो आपको अभी 12 रुपीज के लिए कैंसिल किया जाएगा। ओके बच्चों, पर यहां पे कुछ टेक्निक्स है बच्चों जो आपको समझना पड़ेगा। सपोज मैं आपको इसी एग्जांपल के साथ बताता हूं, ध्यान से सुनो बच्चों। सो स्टूडेंट्स देखो यहां पे सपोज शेयर का प्राइस 10 + 2 = 12 रुपीज हो चुका है। तो एप्लीकेशन में बच्चों 2 है, अलॉटमेंट में बच्चों सपोज 5 है, फर्स्ट कॉल में बच्चों 3 है, एंड फाइनल कॉल में 2 है। अलॉटमेंट में बच्चों आपका 3 + 2, ये प्रीमियम पैसा आपका अलॉटमेंट में है, आपको मालूम है सभी को। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो अलॉटमेंट में होगा, अगर नहीं तो जहां लिखा होगा वहीं पे होगा। सो बच्चों ध्यान से देखो, अगर अभी शेयर का प्राइस 12 रुपीज है, एंड अगर आप पेमेंट नहीं करते कॉल्स में, इसका मतलब आपने मुझे यहां से पेमेंट देना बंद किया, तो आपने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, तो कंपनी ने आपसे 10 + एक्स्ट्रा 2 मांगा था। ये कंपनी के रूल्स है बच्चों, जो एंट्रीज है हमें उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, उसके साथ हम लोग समझ सकते हैं क्यों ऐसा एंट्री पास किया गया। तो बच्चों आपका शेयर का प्राइस 10 था, प्रीमियम 2 था, पर बच्चों प्रीमियम का एंट्री हमेशा नहीं आता। यहां लिखा हुआ इफ नॉट रिसीव्ड, ये एंट्री इज नॉट कंपलसरी बच्चों, ये आइटम इज नॉट कंपलसरी डेबिट में नहीं होगा। अगर वो यहां पे फेल होता है, फर्स्ट कॉल में फेल होता है, फाइनल कॉल में फेल होता है, अलॉटमेंट का पैसा दे देता है, इसका मतलब उसने अलॉटमेंट का मनी दिया है। अगर वो इंसान कॉल स्टेज में फेल होता है, इसका मतलब अलॉटमेंट का पैसा दिया है। एंड यूजुअली बच्चों प्रीमियम अलॉटमेंट में होता है। हाँ, अलग बात है अगर प्रीमियम पैसा कॉल्स में होगा एंड उसने कॉल्स मनी नहीं दिया होगा, दैट्स सेपरेट थिंग। अगर इसको समझ जाओगे तो उसको भी समझ जाओगे। तो बच्चों सपोज
सपोज प्रीमियम अलॉटमेंट में है, उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया है, तो उसने प्रीमियम का पैसा दिया है, तो मतलब ये 2 रुपीज का पैसा उसने पेड कर दिया है। तो अभी हमें इस एंट्री में इस 2 रुपीज को शो करने की जरूरत नहीं है। बच्चों अगर वो यहीं से पैसा ना देता, अगर वो अलॉटमेंट का पेमेंट ही ना करता, ध्यान से देखो, तब हम यहाँ पे उसको 10+2 मेंशन करते। वहां इसने लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इफ नॉट रिसीव, अगर प्रीमियम का पैसा ना मिले, एंड यूजुअली प्रीमियम होता है अलॉटमेंट में। आपके मन में आ सकता है सर कॉल्स में भी हो सकता है, हाँ आप इसको समझो उसके बाद उसको समझ लेना अपने आप, या मुझसे पूछ लेना। यूजुअली प्रीमियम होता है अलॉटमेंट में, अगर वो कॉल्स में फेल होता है इसका मतलब उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया है एंड प्रीमियम का पैसा दिया है। और ये एंट्री कब होगा? इफ नॉट रिसीव, जब रिसीव नहीं होगा तब आएगा, तब हम इस शेयर का पैसा 12 रुपीज लेंगे, टू बी पेड 12। एंड बच्चों यहां पे हमें मालूम पड़ेगा कि कितना उसने पेमेंट नहीं किया, नॉट पेड दिस 3 आइटम्स फॉर बच्चों नॉट पेड, उसने कितना पैसा नहीं दिया। एंड दिस वन इज योर आंसर बच्चों, ये है तुम्हारा आंसर, बैलेंसिंग फिगर। ये बच्चों पेड, ये हुआ पेड, टू बी पेड बच्चों नॉट पेड, मतलब कितना देना था कितना नहीं दिया, एंड कितना दिया, जो दिया बच्चों, जो तुमने पेमेंट किया वो ही हुआ फॉरफीचर, वो हमारा प्रॉपर्टी, यही हमारा प्रॉपर्टी होगा। तो ध्यान से समझो बच्चों, प्रीमियम हम तभी लिखेंगे जब बच्चों प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ होगा। तो अगर वो कॉल्स में फेल होता है तो यहाँ प्रीमियम का कोई भी यूज नहीं है। तो इस एंट्री को लिखना ना लिखने के साथ समान है बच्चों। मैं आपके लिए इरेज कर रहा हूं, यहाँ पे आप लोग लिख चुके एंट्री को, प्रीमियम को मैंने कैंसिल कर दिया। उस इंसान ने पैसा कहां नहीं दिया? फर्स्ट कॉल से नहीं दिया, प्रीमियम पैसा दिया है तो उसने कितना देना था? 10 रुपीज, टू बी पेड 10 रुपीज। ओके बच्चों, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है नॉट पेड, क्या नहीं दिया, उसने पैसा कहां नहीं दिया, ऊपर वाला कितना देना था? 10। बच्चों अलॉटमेंट में उसने पैसा दिया है कि नहीं दिया? हाँ दिया है, यहां तक पैसा उसने दिया है, यहां से नहीं दिया, कॉल से नहीं दिया। तो बच्चों ये वाला एंट्री भी नहीं होगा, ये वाला आइटम भी नहीं आएगा। उसने पैसा कहां नहीं दिया? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में। तो 2 शेयर अनपेड कॉल्स मतलब फर्स्ट कॉल, एंड उसके बाद 2 शेयर फाइनल कॉल। सपोज बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल दो नहीं है, एक ही कॉल है। सपोज बच्चों हम ले लेते हैं एक ही कॉल है बच्चों, 1 कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल। ये 257, ये डायरेक्ट 5 रुपीज है बच्चों, सोच लेते हैं। दो होते तो यहाँ पे 2 बार लिखते, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो बच्चों अभी यहां शेयर अनपेड कॉल्स कितना रुपीज है? 5 रुपए, 5। देखो बच्चों उसको देना था कितना? आप बोलोगे सर 12 रुपीज, पर बच्चों 12 रुपीज मेंशन नहीं होगा। 12 रुपीज तभी मेंशन होगा जब वो प्रीमियम का पैसा नहीं देगा। यहां उसने प्रीमियम का पैसा दिया है। आप बोलोगे आपको कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया है, एंड प्रीमियम यूजुअली अलॉटमेंट में होता है। तो प्रीमियम का पैसा नहीं देगा तो यहां लिखेंगे, पर उसने दिया है तो यहां नहीं लिखना। अभी काउंट करना है 10 रुपीज से, यही रूल है। तो 10 रुपीज उसको देना था, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 5 रुपए नहीं दिया। एंड बच्चों इस क्वेश्चन में डिस्काउंट था ही नहीं, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट था ही नहीं। इफ ओरिजिनली इशूड, अगर ओरिजिनली होगा बच्चों, एक ओरिजिनली अलाउड या ओरिजिनली बच्चों इशूड लिख सकते हो। अगर ओरिजिनली इशूड होगा तभी जाके डिस्काउंट लिखेंगे। इसका मतलब क्या बच्चों? अभी आप सोच रहे हो कि आपके शेयर का प्राइस 10 रुपीज है, पर अगर डिस्काउंट होता है 1 रुपीज तो आपका शेयर का प्राइस तो 9 रुपीज होगा ना। तो आप कहां से काउंट करेंगे? 10 रुपीज से या 9 रुपीज से? कि आपको टू बी पेड कितना करना था, 9 या 10? बोलो बच्चों 9 करना है, तो हम यहाँ 9 नहीं लिख सकते। 9 लिखना गलत हो जाएगा, पर ठीक होता है 9 लिखना। तो तब हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, एंड यहाँ पे बच्चों लिखेंगे 1। तो 10 प्लस डेबिट में, ये क्रेडिट में 1। तो बच्चों 10 से 1 गया 9,
उसने कितना पेमेंट नहीं दिया 5, तो दिया कितना होगा 4। अपने आप यहां डेबिट में 10, क्रेडिट में 1 लिखने से इसका अमाउंट हो गया 9। समझ गए बच्चों? कैपिटल डेबिट में 10 लिखा, डिस्काउंट 1 लिखने से इसका अमाउंट अपने आप हो जाएगा बच्चों 9। तो हमें यहाँ 9 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 9 है तो ऊपर डेबिट पार्ट में 10 और नीचे वाले पार्ट में 1 लिखना पड़ेगा, सो दैट आंसर अपने आप 9 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? पर यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्ट 9 नहीं लिख सकते, हमें डेबिट पे लिखना पड़ेगा। एंड फाइनली इस क्वेश्चन में बच्चों डिस्काउंट नहीं है। इस क्वेश्चन में बच्चों डिस्काउंट नहीं है, तो डिस्काउंट जब होगा तब आएगा। प्रीमियम होने से भी नहीं आएगा। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तो आएगा। तब हम मतलब प्रीमियम पैसा अगर मिल जा रहा है तो वहां पे प्रीमियम को कंपनी बिल्कुल ट्रीटमेंट में लेती ही नहीं है। कंपनी उसको हजम कर लेती है अपने आप को आराम से, बिल्कुल उसके बारे में मेंशन भी नहीं करती। पर अगर डिस्काउंट होता है बच्चों, डिस्काउंट मस्ट अपीयर सो एज टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल अमाउंट। आपका जो कैपिटल 10 रुपीस था दैट विल रिड्यूस बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, सो 9 हो गया। सो यू कैन नॉट राइट द 9 रुपीस डायरेक्टली, यू हैव टू प्रेजेंट डेबिट पार्ट में 10 रुपीस एंड क्रेडिट पार्ट में बच्चों 1 रुपीस। इन सच वे यू कैन प्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ₹9। क्लियर बच्चों? ना उसने पैसा नहीं दिया, यहाँ डिस्काउंट नहीं है, 10 रुपीस था, 5 रुपए नहीं दिया, तो बच्चों उसने दिया कितना 5। कितना दिया बच्चों 5। देखो टू बी पेड 10, नॉट पेड 5, सो फाइनली पेड बच्चों हुआ 5। फाइनली पेड हुआ बच्चों 5। सो दिस बिकम्स, तुमने जो 5 रुपए दिए थे, देखो 2 5 7 5 12 रुपीस में से आप लोगों ने 7 रुपए दिए हैं, पर कंपनी प्रीमियम को छोड़ देती है क्योंकि कंपनी आपने 7 रुपीस दिया है, पर कंपनी इसमें से प्रॉपर्टी सोच रही 5 रुपए, पर कंपनी को और 2 भी मिला है, पर ये तो कंपनी के लिए कोई भी प्रकार का खर्च हो जाएगा क्योंकि कंपनी प्रीमियम में पैसा जो लेती है वो चाहे तो फुली पेड बोनस शेयर या मीटिंग दी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मीटिंग दी एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिस्काउंट, issue of debentures at discount, for the redemption of preference share, redeemable preference share, for the redemption of redeemable debentures, for buying back of own share, मतलब किसी भी अपने खर्च को मीट करने के लिए 2 रुपीस देती है, तो ये कंपनी का खर्च एक्सपेंडिचर में चला जाता है, इसको कंपनी एंजॉय नहीं कर पाती। दैट इज व्हाई कंपनी इसको नहीं लिखती। इनफैक्ट तुमने दिया है इसको प्रेजेंट नहीं करती। कंपनी विल ट्रीट यू फ्रॉम ₹10 of which you paid 5, you not paid 5 and you paid 5. This 5 rupees become the property of the company and this 5 rupees is your forfeiture amount. आपका 5 रुपए डूब गया and आपका जो डूबा वही मेरा प्रॉपर्टी बना। So answer is your 5. So 2 share forfeiture account 5. बच्चों यहाँ being क्या लिखेंगे? Being shares were forfeited. 1 शेयर लिखो, 1000 शेयर लिखो, being shares were forfeited. अगर मैं इसी को अच्छे से लिख देता हूं, दोबारा देखो बच्चों, ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट हुआ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपीस, 2 बच्चों प्रीमियम नहीं आना, प्रीमियम नहीं आएगा तो अलॉटमेंट भी नहीं आएगा। अगर यहाँ प्रीमियम लिखेंगे तो अलॉटमेंट लिखेंगे। 2 शेयर, सपोज बच्चों फर्स्ट कॉल अगर मेंशन करते हैं 2 शेयर, बच्चों फाइनल कॉल मेंशन करते हैं या एक साथ मेंशन कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर फर्स्ट फाइनल लिखा तो यहाँ 2 रुपीज या 3 रुपीज, जो भी उन्होंने 5 रुपए नहीं दिया, दिस इज योर नॉट पेड। एंड यहाँ डिस्काउंट नहीं है तो फाइनली क्या होगा 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट बच्चों 5। मैं आपको इतने ध्यान से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास से बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे एंड डिफरेंट मैनर्स में आपको सीखने को मिलेगा। तो बहुत जरूरी है बच्चों टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 5। तो ये 5 रुपीज आपका फॉरफिट हुआ एंड ये 5 रुपीज मेरा या कंपनी का प्रॉपर्टी हुआ। सो बीइंग शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, या किसी का शेयर होगा तो लिखोगे बीइंग शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड, जो भी होगा
were forfeited. So this is the final entry बच्चों, समझ में आया? अमाउंट के साथ देखो शेयर कैपिटल अकाउंट 10 था, आपने पेमेंट नहीं किया बच्चों, फर्स्ट कॉल में 2, फाइनल कॉल में 3, तो आपने पेड कितना किया बच्चों? 5। जो पेड किया वो कंपनी का प्रॉपर्टी और आपका लॉस हुआ। दिस इज ऑल अबाउट द शेयर फॉरफीचर। एनी डाउट बच्चों? क्लियर? सो बच्चों उसी के साथ हम और एक सिमिलर टर्म पढ़ेंगे, दैट इज बच्चों सरेंडर ऑफ शेयर। बच्चों फॉरफीचर की तरह और एक पॉइंट है आपका बच्चों, दैट इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर। बच्चों यहां डिफरेंस ज्यादा नहीं है, पूरा सेम है, बस मीनिंग थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा। सरेंडर ऑफ शेयर बच्चों, फॉरफीचर ऑफ शेयर में आप जब पैसा नहीं देते तो आपका शेयर कंपनी आपको भी या आपके शेयर को कैंसिल कर देती है, आपको निकाल देती है। सरेंडर ऑफ शेयर में बच्चों बस क्या होता है, अगर आप पैसा नहीं दे पाते तो आप खुद आके कंपनी के सामने सरेंडर करते हैं, बोलते हैं आपका शेयर ले जाइए, क्योंकि आपने जो पैसा दिया उसका आप हक नहीं जमा सकते, बस आप थोड़ी बदनामी से बच गए। बच्चों चोर को मैं पकड़ूं, उसको जेल में डालूं, या चोर आके खुद सरेंडर करे, डिफरेंस एक ही है, दोनों को जेल में जाना है, दोनों का पैसा डूबना ही है, बस डिफरेंस है यहाँ पे मैं प्रॉफिट करूंगा, आपको निकालूंगा, यहाँ आप खुद आके सरेंडर में, यहाँ आप खुद आके अपने आप को सरेंडर करेंगे। सो बच्चों द टर्म सरेंडर ऑफ शेयर इज सिमिलर टू बच्चों फॉरफीचर ऑफ शेयर। दिस टर्म बच्चों is similar to, या लिख सकते हो आप लोग, the term surrender of share is similar. This term is similar to बच्चों forfeiture of share. बस थोड़ा सा डिफरेंस है। This term is similar to forfeiture of shares. बच्चों बस इसमें डिफरेंस क्या है? When a shareholder, बच्चों ध्यान से देखो, when a shareholder fails to pay the calls money and voluntarily returned his share to the company. When a shareholder fails to pay the cost money and voluntarily return his share to the company, बच्चों खुद रिटर्न उसने कर दिया, हमने उसको नहीं मांगा, उससे नहीं छीना, सच voluntary return of share by the shareholder to the company himself. When a shareholder बच्चों fails to pay the cost money and voluntarily return his share to the company, such voluntary return of share by the shareholder to the company himself, बच्चों is known as बच्चों surrender of share. So difference बस इतना ही है बच्चों, ट्रीटमेंट रिगार्डिंग पूरा सेम है बच्चों, there is no special treatment is made for बच्चों surrender of shares.
बच्चों तो ये कैसे ट्रीट होगा, इट कैन बी इट इज ट्रीटेड बच्चों, इट इज ट्रीटेड इन द सेम मैनर, थोड़ा सा, इट इज treated in the same manner as forfeiture of share, जैसे forfeiture होता है वही होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर इज इक्वल टू बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, दोनों बच्चों सेम होता है। बस आप यहाँ पे फॉरफीचर की जगह लास्ट में क्या लिख सकते हैं, सरेंडर ऑफ शेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड सरेंडर ऑफ शेयर। फॉरफीचर में कंपनी हैज द पावर टू फॉरफिट योर शेयर्स एंड सरेंडर ऑफ शेयर में यू वॉलंटरली कम एंड फॉरफिट योर शेयर, तुमने खुद अपने शेयर को खुद फॉरफिट करने के लिए आगे बढ़ के आए, तो सच वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर इज नोन एज बच्चों surrender of share. So this is all about बच्चों शेयर कैपिटल का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था, that is forfeiture of share and surrender of share with treatment. होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में we will discuss about reissue of share। कंपनी एक बार तुम लोगों से शेयर लेने के बाद या तुम लोग सरेंडर करने के बाद कंपनी उस शेयर का क्या करती है, उसको अपने पास रखती है, फिर से रीइश्यू करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे विथ नंबर ऑफ एग्जांपल्स। सो बच्चों तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।